नमस्कार बच्चों, सोना इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्यपुस्तक से पाठ नंबर 16वां पढ़ने जा रहे, जिसका शीर्षक है सोना। सोना इस पाठ का ये सेशन नंबर दूसरा है। इसके पहले सेशन में हमने इस पाठ के लेखिका महादेवी वर्मा, इनका संक्षिप्त जीवन परिचय देखा और सोना की याद लेखिका को कैसे आई, इसका वर्णन हमने पढ़ा। यह पाठ रेखा चित्र है। इसमें लेखिका ने सोना नाम के हिरण के चित्र किया हुआ है। अब देखते हैं अगले परिच्छेदों में लेखिका ने सोना का किस प्रकार से वर्णन किया है। लेखिका बताती है कि जब शायद सोना नाम के जो हिरण थी, उसका जन्म होने के समय पर शिकारियों ने शिकार किया था और ऐसे स्थिति में उसकी माँ, शिकारी की हिरण की माँ उसे लेकर भाग रही थी और ऐसी अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उस हिरणे के मृत हिरणे के स्तन से, ठंडे स्तनों से और रक्त से सने हुए स्तनों से चिपके हुए शावक जीवित थी, अर्थात वह सोना नाम की हिरण जीवित थी। और उस समय शिकारी उसको उठाकर लेकर आए थे और शिकारी के घर के जो सदस्य थे उनमें से ही किसी गृहिणी ने बच्चों ने क्या किया होगा, उस शावक को दूध पिलाकर 2-4 दिन जीवित रखा। आगे लेखिका कहते कि सुष्मिता वसु के समान किसी बालिका को मेरा स्मरण हो आया और वह उस अनाथ शावक को मुमूर्ष अवस्था में मेरे पास ले आई। अब देखिए, सोना नामक जो हिरण है वह लेखिका के पास कैसे आई, इसका वर्णन हमें लेखिका बता रही है कि अब जैसे कि सुष्मिता वसु के पास जो हिरण है वह सुष्मिता वसु लेखिका को सौंपकर उसके देखभाल के लिए विनती कर रही, तो उसी प्रकार लेखिका कहती है कि यह जो सोना है वह भी उस समय बहुत ही छोटी थी, शावक थी और एक बालिका को लेखिका की याद आई होगी कि लेखिका के पास बहुत सारे पशु पक्षी होती है। लेखिका को पशु पक्षियों के प्रति बहुत अधिक स्नेह और लगाव है और उनके परिवार में उसकी अच्छे से देखभाल हो सकती है। यह सोचकर एक बालिका को लेखिका की याद आ गई और उस अनाथ शावक को मुमूर्ष अवस्था में, अर्थात मुमूर्ष अवस्था का अर्थ होता है मृत्यु के मतलब मृत अवस्था में, कि अब कुछ समय में उसकी मृत्यु हो सकती है, ऐसे मृतक अवस्था में, मुमूर्ष अवस्था में, मरणोपन्न अवस्था भी हम उसे कह सकते हैं। तो मुमूर्ष अवस्था में लेखिका के पास वो लेकर आ गई। शावक अवांछित तो था ही, उसके बचने की आशा भी धूमिल थी, परंतु उसे मैंने स्वीकार कर लिया। अब लेखिका कहती है कि उस शावक बच्चे की हिरण शावक के बचने की बिल्कुल भी आशा नहीं थी, फिर भी लेखिका ने उसे अपने पास रखने के लिए स्वीकार कर लिया। स्निग्ध सुनहले रंग के कारण सब उसे सोना कहने लगे। तो इस प्रकार उस हिरण शावक को सबने, घर के परिवार वाले लोगों ने नाम क्या रख दिया था? सोना। उसका जो शरीर था वह स्निग्ध सुनहले रंग का था, उसी कारण उसे सोना नाम से पुकारा जाने लगा। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ हुआ। अब देखिए, उसे उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए उसे दूध नहीं दिया जा सकता था माँ का, तो इसीलिए लेखिका और उसके परिवार वाले लोग उसे कांच की शीशी में ग्लूकोज, दूध, बकरी का दूध आदि सब इकट्ठा करके उसे वह पिलाने का प्रयास करने लगे, जिससे कि उसका पेट भर जाए। उसका मुख इतना छोटा था, मुख का अर्थ होता है मुंह, छोटा था कि उसमें शीशी का निप्पल समाता ही नहीं था। उस पर उसे पीना भी नहीं आता था। फिर धीरे धीरे उसे पीना ही नहीं, दूध की बोतल पहचानना भी आ गया। आंगन में कूदते फांदते हुए भी भक्तिन का बोतल साफ करते देखकर वह दौड़ आती और अपनी तरल चकित आंखों से उसे ऐसे देखने लगती मानो वह कोई सजीव मित्र हो। अब देखिए, छोटे जो बच्चे होते हैं उनको भी अपने माँ से अलग नहीं किया जा सकता है, और माँ से अलग हो या ना हो, लेकिन उन्हें भी बहुत सारी चीज़ों को सिखाना पड़ता है और धीरे धीरे उन बातों को वह स्वीकार करते हैं और सीखते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर
हिरण शावक जो था उसको उसका मुंह भी छोटा था, इसलिए बॉटल का, कांच के या शीशी के बॉटल का निपल उसके मुंह में नहीं जाता था। फिर भी, और उसे दूध पीना भी नहीं आ रहा था, फिर भी धीरे धीरे उसने वह दूध पीना भी सीख लिया और उसके दूध के उस शीशी को, बोतल को पहचानना भी सीख लिया। जैसे ही भक्ति उस बोतल को साफ करते हुए दिखाई देती थी, वो दौड़कर आती थी और अपनी तरल चकित आंखों से उसे देखने लग जाती थी। तो जैसे देखो छोटे बच्चों को भूख लगती है तो बोतल की तरफ देखते हैं, दूध की तरफ देखते हैं, तो उसी प्रकार वह भूख लगने उस बोतल को देखकर उसे पता चल जाता था कि वह बोतल में जो दूध रखा है वह अब उसे ही मिलने वाला है। उसने रात में मेरे पलंग के पाए से सटक कर बैठना सीख लिया था। अब देखिए, एक छोटे छोटे स्टेप वो सीख रही थी, जैसे कि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वह भी एक एक स्टेप सीखते रहते हैं, उनको सिखाया जाता है, आदत लगवाई जाती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हिरण शावक को भी एक एक बात सिखाई जा रही थी और वह उसे सीख भी रही थी। यहाँ पर लेखिका बताती है कि रात में वो क्या करती थी, लेखिका के पलंग के पास आकर थी उसके पैरों पर सटकर वो बैठ जाती थी और वह गंदा न करने की आदत कुछ दिनों के अभ्यास से ही पड़ सकी। अब वो देखिए वहां पर वो क्या करती थी, जहाँ पर लेखिका का पलंग रहता था वहां पर आकर वो बैठ जाती थी, उसको आदत हो गई थी, धीरे धीरे वो सीख गई थी, लेकिन वहां पर वो बहुत गंदगी करती थी। तो अब लेखिका को वो सिखाना पड़ा कि वहां पर आकर उसे गंदगी नहीं करना है। अब आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपके इर्द गिर्द भी बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी रहते होंगे, कुत्ते बिल्ली रहते हैं, तो उनको घर में जिस घर में रहते हैं ना, उनको वह आदत लगवाते हैं कि विशिष्ट स्थान पर जाकर ही उनको वह गंदगी करनी होती है। और फिर इसी प्रकार से यहाँ पर भी लेखिका ने बहुत सारे जानवर उसके पास थे, तो उनको एक विशिष्ट स्थान पर ही जाकर गंदगी करने के लिए कहा जाता था। तो यहाँ पर भी हिरण शावक को गंदा न करने की आदत कुछ समय के अभ्यास करने पर उसे वह आदत भी पड़ गई कि यहाँ पर आकर गंदगी नहीं करनी है। अंधेरा होते ही वह मेरे पलंग के पास आ बैठती और फिर सवेरा होने पर ही वह बाहर निकलते। अब देखिए लेखिका की उसको आदत हो गई थी और जैसे रात के समय लेखिका सोने के लिए अपने कमरे में जाती थी तो वह भी लेखिका के पलंग के पास आ बैठती थी और सुबह सवेरा होने पर वह वहां से चली जाती थी। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। विद्यालय और छात्रावास के विद्यार्थियों के निकट पहले वह कौतुक का कारण रही। अब आप लोगों ने भी देखा होगा कि छोटे बच्चों को तो पशु पक्षी बहुत ही अच्छे लगते हैं और इसमें से हम देखते हैं कि अगर तोता हो, मोर हो या फिर पशु के रूप में अगर हम देखते हैं कुत्ता बिल्ली, ये तो आम जानवर ऐसे होते हैं कि जिन्हें बच्चे हमेशा देखते रहते हैं, फिर भी उनको बहुत ज़्यादा लगा होते हैं इन प्राणियों से। लेकिन यहाँ पर जो हिरण शावक है वह बहुत कम हमें दिखाई देता है, वो तो अधिकतर जंगल में ही रहते हैं, तो वह ऐसे किसी के घर पर नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर लेखिका के पास यह हिरण शावक जो था वह विद्यालय के छात्रावास के जो स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, उनको बहुत आश्चर्य होता था, बहुत कौतुक रहता था कि अरे इतनी सुंदर हिरण शावक यहाँ पर है। तो सारे बच्चे उसको देखने के लिए आ जाते थे, कौतुक करते रहते थे। परंतु कुछ दिन बीत जाने पर वह उनकी ऐसी प्रिय साथिन बन गई जिसके बिना उनका किसी काम में मन ही नहीं लगता था। तो अब देखिए वहां पर जो बच्चे आते थे, विद्यार्थी आते थे, उनको भी उस हिरण शावक से बहुत अधिक स्नेह हो गया था और हिरण शावक को भी उन बच्चों की आदत हो गई थी, तो वे उन लोगों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसे छोटे बच्चे के अधिक प्रिय थे। अब देखिए यहाँ पर लेखिका बता रही कि सोना को जो थे ना छोटे बच्चे बहुत अधिक प्यारे थे क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। अब देखिए बड़े लोग जो थे वो कम समय दे पाते हैं ऐसे जानवरों को, या उनके पास समय नहीं होता है, लेकिन छोटे बच्चों जो होते हैं ना उनके पास बहुत समय होता है। तो इसीलिए लेखिका कहती कि सोना को छोटे बच्चे बहुत अधिक प्रिय थे क्योंकि वो बहुत अधिक समय तक उसके साथ खेलते थे और इसी कारण ये छोटे बच्चे उन्हें उस सोना को बहुत प्रिय थे। वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। वह सर्कस जैसा खेल कभी घंटों चलता क्योंकि खेल के घंटों में
बच्चों की एक कक्षा के उपरांत दूसरी आती रहती। अब देखिए यहाँ पर लेखिका कहती कि छात्रावास के जो बच्चे थे वह लगातार सोना से खेलने के लिए आते रहते थे, और वह बच्चे भी क्या करते थे, क्यू में खड़े होकर, पंक्ति में खड़े होकर सोना सोना कहकर उसको पुकारते रहते थे। और वह भी क्या करती थी, उन बच्चों के ऊपर से छलांग लगा कर थी, एक ओर से दूसरी ओर तक कूदती रहती थी। और इसे ये सर्कस जैसा खेल बच्चों को बहुत ही प्रिय होता था। तो एक कक्षा के बाद दूसरी कक्षा वहां पर सोना से मिलने के लिए आती रहती थी। मेरे प्रति स्नेह के प्रदर्शन के कई प्रकार थे। अब देखिए लेखिका के प्रति सोना के मन में अपार स्नेह था, अपार प्यार था, और वह उसको जताने की बहुत कोशिश कर रहे थे। अब लेखक यहाँ पर कहते हैं कि उसको लेखिका के प्रति जो स्नेह था उसको दिखाने के वह अनेक प्रकार से वो दिखाया करती थी। पहला क्या बता रही है लेखिका कि बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। अगर लेखिका बाहर आकर खड़ी हो जाती तो लेखिका के ऊपर वो किस प्रकार से अपना स्नेह या प्यार दिखाती, तो लेखिका के पीछे से या सामने से क्या करती थी, लेखिका के सिर के ऊपर से एक ओर से दूसरे ओर तक छलांग लगा देती थी। प्राय देखने वालों को भय होता था कि मेरे सिर पर चोट न लग जाए। अब देखिए सामने वाले देखने को ऐसे लगता था कि अभी लेखिका को चोट लग जाएगी, उस सोना के पैरों के द्वारा या किसी और शरीर के अंग के द्वारा लेखिका के सिर पर चोट आ जाएगी। लेकिन लेखिका कहती कि परंतु वह पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रहती और मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती कि चोट लगने की कोई संभावना ही नहीं रहती थी। अब देखिए यहाँ पर लेखिका के प्रति सोना का प्यार दिखाने का यह व्यवहार था कि वह लेखिका के सिर पर से छलांग लगाती थी, लेकिन छलांग लगाते समय वह इस बात का ध्यान जरूर रखती थी कि उसके वजह से लेखिका के सिर को चोट न लगे। इसीलिए जब वह सिर से छलांग लगाती थी तो वह इस प्रकार से अपने पैरों को सिकोड़ लेती थी कि उसके पैरों का स्पर्श लेखिका के सिर को बिल्कुल भी न हो जाए, और इस प्रकार से वह लेखिका के प्रति अपने प्यार को व्यक्त करती थी। भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपने शरीर रगड़ने लगती। अब देखिए यह भी क्या लेखिका के प्रति उसके प्यार ही दिखाती थी कि वह क्या करती थी, जब वो लेखिका कमरे में आ जाती थी तो वह भी उस लेखिका के पीछे पीछे चली आती थी और उसके लेखिका के पैरों से अपने शरीर को रगड़ने लग जाती थी। आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जानवरों को इस प्रकार की आदत होती है, वह अपना प्यार अपने मालिक के प्रति, स्वामी के प्रति दिखाते हैं। मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी की छोर मुंह में भर लेती और कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटी ही चबा डालती। डांटने पर वह अपनी बड़ी गोल और चकित आंखों से ऐसे अनिर्वचनीय जिज्ञासा भरकर एकटक देखने लगती कि हंसी आ जाती। तो देखिए यहाँ पर लेखिका के प्रति अपने अलग अलग प्रकार से वह अपने प्यार को जताती थी। एक तो लेखिका के सिर से छलांग मार देती थी, या फिर अपने शरीर को लेखिका के पैर से रगड़ने लग जाती थी, या लेखिका की साड़ी का एक छोर मुंह में भर लेती थी, या लेखिका की चोटी को वो चबा डालती। तो इस प्रकार से लेखिका के प्रति अपने स्नेह को दिखाया करती थी। अब लेखिका कहती कि चकित आंखों से ऐसे अनिर्वचनीय, अर्थात जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, ऐसे भाव यहाँ पर लेखिका बता रही है। अनेक विद्यार्थिनियों की भारी भरकम गुरुजी से सोना को क्या लेना देना था। वह तो उस दृष्टि को पहचानती थी जिसमें उसके लिए स्नेह छलकता था, और उन हाथों को जानती थी जिन्होंने यत्नपूर्वक दूध की बोतल उसके मुख से लगाई थी। अब यहाँ पर लेखिका कहती कि बहुत सारे विद्यार्थी वहां पर आते थे, लेकिन सोना को किसी से कुछ लेना देना नहीं रहता था। वह तो सिर्फ उस दृष्टि को पहचानती थी जो लेखिका ने उसको स्नेह से, लेखिका की आंखों में उसे अपने प्रति स्नेह दिखाई देता था, प्यार दिखाई देता था। वह उसी दृष्टि को पहचानती जिसमें उसके लिए स्नेह छलकाता था। तो लेखिका के आंखों में उसके प्रति उसे अपनापन, प्यार दिखाई देता था। उन हाथों को जानती थी जिन्होंने यत्नपूर्वक दूध की बोतल उसके मुख से लगाई थी। अब देखिए यहाँ पर लेखिका ने उसको दूध पिलाकर ही जिलाया था शुरुआत में, हमने देखा इसके पहले परिच्छेदों में। तो इस प्रकार से उसे केवल लेखिका का प्यार से युक्त स्नेह छलकता हुआ आंखें और यत्नपूर्वक दूध पिलाने वाला मुख ही याद था, और इसीलिए वह लेखिका के प्रति अपने प्यार को व्यक्त करती थी।
यदि सोना को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए मेरे सिर के ऊपर से कूदना आवश्यक लगेगा तो वह कूदेगी ही। मेरी किसी अन्य परिस्थिति से प्रभावित होना उसके लिए संभव नहीं था। अब देखिए यहाँ पर लेखिका को मिलने के लिए बहुत सारे विद्यार्थियां आती थी, तो वह किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करना चाहते थे, लेकिन लेखिका कहती कि नहीं, अगर सोना को लेखिका के प्रति अपने प्यार को, स्नेह को अभिव्यक्त करना है तो किसी भी अवस्था में उसे रोक नहीं पा सकते थे। वह अपने प्यार को लेखिका के सिर के ऊपर से कूदकर, छलांग मारकर अवश्य दिखाएगी ही दिखाएगी। तो यहाँ पर लेखिका ने जो सोना थी उसका किस प्रकार से लेखिका के प्रति अबोध प्रेम था, इसका वर्णन परिच्छेद में लेखिका ने किया है। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि लेखिका ने किस प्रकार से सोना नाम रखा था वह हिरण शावक का, और किस प्रकार से उसको जीवित करवाया था। फिर उसके आदतें, लेखिका के प्रति उसका स्नेह, यह सब हमने इस इस सेशन में पढ़ा। अब इसके अगले सेशन में सोना के साथ क्या हुआ था, किस प्रकार से उसकी मृत्यु हो गई, इसका वर्णन हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।